वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिपार्चर और इसी को नाम दिया था प्योर डेथ प्रोसेस, क्योंकि जब सिस्टम में हम केवल डिपार्चर काउंट करते हैं तो हम अपने इस सिस्टम को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिपार्चर या फिर प्योर डेथ प्रोसेस। डेथ इसलिए क्योंकि कस्टमर सिस्टम को छोड़कर जा रहा है। तो उसके पहले बर्थ प्रोसेस हम लोग कर चुके हैं और कल की क्लास में हम लोगों ने डिफरेंस इक्वेशन तक का डेरिवेशन कर लिया था। तो आज की क्लास हम वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हमने कल छोड़ा था। लेकिन आपको जो एक चीज़ समझानी है आज की क्लास में वो है प्रायर कंडीशन जो कल हमने यूज़ की थी। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिपार्चर में ये देखा था कि जब सिस्टम में 0 से ज़्यादा लोग हों और कैपिटल एन से कम लोग हों, जहाँ पर कैपिटल एन को हम कह रहे हैं सिस्टम की कैपेसिटी, मतलब इससे ज़्यादा हो नहीं सकते। तो जब सिस्टम में इतने लोग हों तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आई थी। फिर कैपिटल एन स्मॉल एन के बराबर हो जाए, यानी सिस्टम पूरा फुल हो जाए, कैपेसिटी फुल हो जाए, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आई थी और ये आई थी 0 के लिए। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व की थी। ऐसा इसलिए क्योंकि डिपार्चर की बात की जा रही है। तो हम पहले मानते हुए चलेंगे कि हमारे सिस्टम में कैपिटल एन लोग हैं और डिपार्चर स्टार्ट हो रहा है। तो डिपार्चर स्टार्ट हो रहा है तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को स्टार्ट करेंगे। कोई डिपार्चर ना हो, फिर 1 हो, फिर 2 हो। यहाँ पर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि सिस्टम में कैपिटल एन एट टाइम टी की प्रोबेबिलिटी। तो कैपिटल एन अगर बने हुए हैं, सारे लोग हैं उस सिस्टम में, तो इसका मतलब अभी डिपार्चर हुआ ही नहीं है। चलिए देखते हैं। तो जब इक्वेशन नंबर 5 को हम लोगों ने सॉल्व किया तो नई इक्वेशन हमें कौन सी मिली, ये कल हम आपको करवा चुके हैं यहाँ तक। log पी एन टी इज इक्वल टू माइनस म्यू टी प्लस ए। अब इस इक्वेशन से इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट ए की वैल्यू को निकालने के लिए हम इनिशियल कंडीशन का यूज़ करेंगे। तो जो इनिशियल कंडीशन है उनको हम आपको समझाते हैं कैसे आती है, ज़रा आपको देखना है। इनिशियल कंडीशन में हम टाइम को 0 पुट कर देते हैं। तो अगर टाइम 0 है और यहाँ पर हम n लिख रहे हैं, अब n के केसेस बनाएंगे। तो पहला केस बनाया n का कि जब n इक्वल टू कैपिटल N हो जाए, मीन्स सिस्टम पूरा फुल हो। तो सिस्टम पूरा फुल हो और टाइम t 0 हो, मतलब टाइम अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में सिस्टम में सारे के सारे लोग बने रहेंगे। और ये किस बात की प्रोबेबिलिटी होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्सन n इन द सिस्टम एट टाइम t। तो जब सारे के सारे लोग बने रहेंगे तो इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1। दूसरी सिचुएशन ये है कि स्मॉल एन कैपिटल एन, यानी कैपेसिटी ऑफ सिस्टम के बराबर ना हो। तो बराबर ना होने का मतलब है कि बड़ा तो हो नहीं सकता, छोटा ही होगा, और छोटा होते होते कहाँ तक जा सकता है? 0 तक। तो ऐसी सिचुएशन में सिस्टम में स्मॉल एन लोग नहीं रहेंगे, यानी सर्विस स्टार्ट होगी, कम होना शुरू हो जाएंगे, या फिर कह लो टाइम स्टार्ट नहीं हुआ है लेकिन लोग कम हो गए हैं। तो जब लोग n से कम हो जाएंगे तो उस समय सिस्टम में n लोगों की प्रोबेबिलिटी को क्या लिखेंगे? 0। ये इनिशियल कंडीशन अप्लाई करेंगे इस वाली इक्वेशन पर। तो इस इक्वेशन पर इनिशियल कंडीशन अप्लाई करने के लिए t की वैल्यू को 0 पुट करेंगे। देखिए यहाँ पर t की वैल्यू को 0 पुट किया तो ये आया Pn 0। और अगर यहाँ से Pn 0 की वैल्यू निकालें तो n इक्वल टू n, और 0 तो टाइम है ही है, तो वैल्यू आई 1। वैल्यू 1 पुट करते ही log 1 0 हो जाएगा, और इस तरीके से इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट a की वैल्यू आ गई 0। a की वैल्यू 0 वापस से हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, और ऐसा करते ही हमको मिलेगा log पी एन टी इक्वल टू माइनस म्यू टी। फिर log को हटाने के लिए बोथ साइड एक्सपोनेंशियल लगाएंगे, तो इधर पी एन टी बचेगा और इधर e टू द पावर माइनस म्यू टी। ये निकल के आया कैपिटल एन कस्टमर इन द सिस्टम एट टाइम टी, और इसी को हम लिख सकते हैं इस तरीके से, जो कि पॉइसन का फॉर्मेट होता है। अब कैपिटल एन का हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब मान लो एक डिपार्चर हो जाए तो उसके बाद सिस्टम में कितने लोग बचेंगे? n-1। 2 डिपार्चर हो जाए तो सिस्टम में n-2 लोग बचेंगे, और अगर इसी तरीके से k डिपार्चर हो जाए तो सिस्टम में n-k लोग बचेंगे। तो बारी बारी से हम इनको कैलकुलेट करेंगे, यानी अब हम n-1 पर्सन इन द सिस्टम की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। तो n-1 पर्सन इन द सिस्टम के लिए कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन लें? तो ये वाली तो थी n इक्वल टू एन के लिए। अब 0 के लिए ये है, तो n इक्वल टू n-1 की ये इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन नंबर 4। तो हम लोग इक्वेशन नंबर 4 को लेकर सॉल्व करेंगे
और स्मॉल n की वैल्यू क्या लेंगे यहाँ पर, स्मॉल n की वैल्यू लेंगे कैपिटल N माइनस वन, मतलब सिस्टम में एक लोग कम होंगे, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। चलिए तो इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे n इक्वल टू n माइनस वन। ये क्या हो जाएगा, पी एन माइनस वन डैश टी माइनस म्यू पी एन माइनस वन टी प्लस म्यू, यहाँ n माइनस वन पुट करेंगे तो ये बन जाएगा n। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन का। फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्मेट होता है वो ऐसा होता है, वाई डैश प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, जहाँ पर p और q या तो कांस्टेंट होंगे या फिर दूसरे रैंडम वेरिएबल के फंक्शन होंगे, यानी कि y के फंक्शन नहीं होंगे। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस y के कोफिशिएंट को e की पावर में रखकर इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू अनदर रैंडम वेरिएबल, यहाँ पर x मान लेते हैं। ये आता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर और फिर इससे मल्टीप्लाई करके इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। तो यहाँ पर y की जगह पी एन टी है, पी एन माइनस वन टी है एक्चुअली में। तो इक्वेशन को रीराइट करेंगे, पी एन माइनस वन टी प्लस म्यू पी एन माइनस वन टी इज इक्वल टू म्यू पी एन टी। इस इक्वेशन में अगर हम y का कोफिशिएंट देखें, जो कि y की वैल्यू पी एन माइनस वन है, तो ये है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, e टू द पावर म्यू और अनदर रैंडम वेरिएबल है t, ये आया e टू द पावर माइनस म्यू टी। अब यहाँ से या तो आप डायरेक्ट सोल्यूशन लिख दीजिए। डायरेक्ट सोल्यूशन में क्या करना होता है, हम e की पावर म्यू टी यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखते हैं और पी एन माइनस वन टी यानी y लिखते हैं। इक्वल टू में क्या करते हैं, इस तरफ जो होता है उसको e टू द पावर म्यू टी से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करते हैं, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके। अच्छा, एक वैल्यू यहाँ पर हमको पुट करनी है पी एन टी की। पी एन टी की वैल्यू हम अभी भी कैलकुलेट कर चुके हैं, जो कि यहाँ पर है e टू द पावर माइनस म्यू टी। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर म्यू था पहले से, e टू द पावर माइनस म्यू टी है और एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई होगा, फिर होगा ये इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू टी। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो e टू द पावर म्यू टी पी एन माइनस वन टी और यहाँ पर म्यू डी टी बचेगा। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा म्यू टी और एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट यहाँ पे लिख लेते हैं b। तो अब इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट को निकालने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे इनिशियल कंडीशन। दूसरा तरीका ये था कि हम इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें, फिर फॉर्मेट में लाएं इस तरीके से। तो हम वो भी आपको करके दिखा देते हैं कि उससे होता कैसे है। e टू द पावर म्यू टी पी एन माइनस वन डैश टी प्लस e टू द पावर म्यू टी और म्यू एक टर्म है, फिर पी एन माइनस वन टी इज इक्वल टू म्यू पी एन टी की वैल्यू पुट कर देते हैं, e टू द पावर माइनस म्यू टी आया है और e टू द पावर म्यू टी से मल्टीप्लाई होगा, जो कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। इसमें जब हम बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे तो इधर तो बस म्यू है और इधर जो इक्वेशन लिखी है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डी बाई डी टी ई टू द पावर म्यू टी एंड पी एन माइनस वन टी, और इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये इंटीग्रेशन का लग गया इंटीग्रेटिंग। अब ध्यान से देखो, इसको डिफ्रेंशिएट करने पे ऊपर वाली इक्वेशन ही मिलेगी। अगर e टू द पावर म्यू टी को हम फर्स्ट फंक्शन माने तो ये फर्स्ट फंक्शन छोड़ा गया, सेकंड को डिफ्रेंशिएट किया गया, फिर सेकंड को छोड़कर फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन। तो डी बाई डी टी और इंटीग्रेशन एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और इनके कैंसिल होते ही यहाँ पर क्या बचने वाला, e टू द पावर म्यू टी पी एन माइनस वन टी, और इधर इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा म्यू टी और इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट p। तो आप देख पा रहे हैं दोनों तरफ से सेम रिजल्ट आया है। ठीक है, आगे प्रोसीड करते हैं। आगे फिर क्या करेंगे, पी एन माइनस वन टी की हमको वैल्यू निकालनी है, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ n माइनस वन कस्टमर एट टाइम t। तो हम e टू द पावर म्यू टी से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड। लेकिन इसके पहले कांस्टेंट b की वैल्यू निकालते हैं। तो b की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन में t की वैल्यू को 0 पुट कर देंगे। e टू द पावर 0 पी एन माइनस वन 0 म्यू इंटू 0 प्लस b। अब
इधर तो b बच गया और इधर Pn माइनस 1 ज़ीरो की वैल्यू को हम कहाँ से लिखेंगे, इनिशियल कंडीशन से। तो इनिशियल कंडीशन में इक्वल टू के लिए प्रोबेबिलिटी 1 आई थी, जब इक्वल टू नहीं होगा तो इसमें सारे केसेस हैं, तब प्रोबेबिलिटी थी 0। तो इसकी वैल्यू हमें मिल गई 0। जब हम इसकी वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो b की वैल्यू आ गई 0। अब जब b की वैल्यू 0 आ गई तो हमारी इक्वेशन क्या बनी, Pn माइनस 1t इज इक्वल टू म्यू टी, ये 0 हो गया और e टू द पावर म्यू टी से हम इस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा। तो Pn माइनस 1t की वैल्यू आ गई। इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, e टू द पावर माइनस म्यू टी रेज टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 1, ये आ गई Pn माइनस 1t की वैल्यू। ओके, अब अगर हम पैटर्न को फॉलो करें तो Pnt की वैल्यू क्या आई थी, Pnt की वैल्यू आई थी e टू द पावर माइनस म्यू टी रेज टू द पावर 0 एंड डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 0। तो जब n से कुछ नहीं सब्ट्रैक्ट हुआ था तो पावर 0 था, जब 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो पावर 1 हुआ है। तो अगर इसी को फॉलो करते हुए हम Pn माइनस 2t की वैल्यू लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, e टू द पावर माइनस म्यू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2। सिमिलरली अगर हम इसको लिखना चाहें Pn माइनस k, यानी इसको कैसे डिफाइन करोगे, अगर इसको पढ़ो तो क्या पढ़ोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ n माइनस के पर्सन इन द सिस्टम एट टाइम t। तो जब n माइनस के हैं तो कितने डिपार्ट हो गए हैं, यानी कितनों को सर्विस मिल गई है, ये आप बताइए मुझे शुभम, सोच कर थोड़ा सा। सिस्टम में हम कैपिटल n लोगों को लेकर चल रहे थे, बचे हैं n माइनस के, तो कितनों को सर्विस मिल गई, कितने लोग सर्विस लेकर जा चुके हैं। अच्छा, पहली वाली इक्वेशन को देखो, कैपिटल N थे सब के लोग, हाँ के लोग। तो ये इक्वेशन में चाहो ये कहो कि देयर आर n माइनस के पर्सन इन द सिस्टम एट टाइम t, या फिर ये कहो आफ्टर सर्विंग के पर्सन द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिमेनिंग कस्टमर्स इन द सिस्टम। ओके, यस सर। हाँ, तो इसको समझना जरूरी था। तो Pn माइनस के तक हम लोग कर चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे, हम इस n माइनस के को रिप्लेस कर देंगे स्मॉल n से, क्योंकि हमारा जो फॉर्मेट था वो स्मॉल n के लिए था। तो जब इसको रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है k 2 जगह आया है, k की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, k की वैल्यू आएगी n माइनस n। तो जब रिप्लेस करेंगे तो नई इक्वेशन क्या बन जाएगी, n माइनस के की जगह पे स्मॉल n आ गया, ये एज इट इज़ रहेगा, और म्यू टी पावर कितनी हो जाएगी, म्यू टी टू दी के की जगह क्या पुट करेंगे, n माइनस n, और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, फैक्टोरियल n माइनस n। तो फॉर्मेट अभी भी पॉइसन का ही रहेगा। ओके, तो अब k तक हम कर चुके हैं। अब एक लास्ट इक्वेशन बच रही जो अभी तक अनटच्ड है, वो है 0 वाली। तो जरा 0 वाली इक्वेशन को हम लोग करके देखते हैं कैसे कर पाएंगे। हाँ, एक बात और, 0 वाली को छोड़ें तो हम लोगों ने n से स्टार्ट किया था, उसके पहले n माइनस 1 आया, उसके पहले n माइनस 2 आया। इसी तरीके से अगर हम सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे तो n की वैल्यू कहाँ तक आएगी, 2 तक आएगी। 0 की इक्वेशन अलग है, इसलिए हम यहाँ 0 को नहीं लेंगे। अगर आप इक्वेशन 4 को देखो तो देखो कहाँ से स्टार्ट थी इक्वेशन 4, ये देखिए 0 से ग्रेटर मतलब n कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से, और n से लेस तो कहाँ तक जाएगा, n माइनस 1 तक। तो कैपिटल N की हम पहले निकाल चुके थे, और n माइनस से लेकर 1 तक की हमने इस इक्वेशन से निकाली 4 से। तो अब हम दोनों को अगर कंबाइन करें, क्योंकि दोनों का फॉर्मेट सेम है, जो कैपिटल N का आया वो भी e की पावर माइनस म्यू टी टू द पावर 0 आया, और जो बाकी आ रहा था वो भी सेम फॉर्मेट में आ रहा था। तो हम n को यहाँ पर इसमें मिक्स कर सकते हैं। तो हमने जो ये इक्वेशन लिखी फाइनल वाली, वो n की वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक की होगी, n तक की होगी। अब 0 की वैल्यू को कैसे निकाला जाए, तो ज़रा ध्यान देना। आप सबने पढ़ रखा है कि अगर हम होल रेंज पे किसी प्रोबेबिलिटी फंक्शन को ऐड करते हैं, सपोज दैट कहाँ से स्टार्ट करें हम n की वैल्यू को लेकर, 0 से कैपिटल N, तो ये कितना आएगा, 1। इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर लो, एक तो P0 को अलग कर लो, और बाकी जो बच रहा है वो क्या होगा, n गोइंग फ्रॉम 1 टू कैपिटल N Pnt इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम P0 की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, Pnt की वैल्यू
1 से लेकर कैपिटल N तक कितनी आई है, ये आ चुकी है। तो चलो यहाँ से ज़रा P0t को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये आएगा 1 माइनस समेसन n इक्वल टू 1 to n, और PNT की वैल्यू पुट कर दो e⁻ माइनस म्यू टी पावर n माइनस n और अपॉन फैक्टोरियल n माइनस n। तो ये हुई P0t की वैल्यू। अब अगर हम पूरे फंक्शन को एक साथ लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, PNT इक्वल टू, एक तो ये वैल्यू लिख लेंगे जो P0 की आई है, सिर्फ और सिर्फ 0 की, तो एक तो हम लोगों ने 0 की वैल्यू को लिख लिया। दूसरी वैल्यू कौन सी होगी, जो 1 से लेकर बाकी वैल्यूज़ के लिए है, तो 1 2 3 डॉट डॉट n तक के लिए। और ये कौन सी वैल्यू होगी, वो सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यू होगी जो अभी अभी डेराइव हो चुकी है। तो इसको भी लिख लेते हैं। तो अब ये फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन बन गया आफ्टर डिपार्सिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ n कस्टमर्स इन द सिस्टम एट टाइम t, और इसमें केवल डिपार्चर काउंट हुई है, तो ये हो गया प्योर डेथ प्रोसेस। अब आपको ये फार्मूला भी हो सकता हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाए, और आपको दिख रहा है कि 0 अलग है, बाकी सब अलग है, पॉइसन के जैसा भी दिख रहा है। तो जब कोई एक 0 वैल्यू अलग है तो इसका नाम क्या पड़ा, ट्रंकेटेड पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि 0 की वैल्यू अलग आ रही है, ट्रंकेट हो रही है, और बाकी 1 से n तक है। और जो 0 की वैल्यू ट्रंकेट हो रही है ये बिल्कुल पॉइसन के जैसी नहीं है, क्योंकि 1 से सब्ट्रैक्ट हो रही है ना। तो 1 से सब्ट्रैक्ट होने के बाद ज़रूरी तो है नहीं कि इसका फॉर्मेट इस टाइप का आए। तो जब इस टाइप का फॉर्मेट आया नहीं तो इसको अलग करो, और बाकी को देखो तो सारी की सारी पॉइसन की जैसी हैं। तो ये हो गया ट्रंकेटेड पॉइसन। 0 की प्रोबेबिलिटी पॉइसन की जैसी नहीं है, वो अलग टाइप की है, बाकी सब पॉइसन की हैं। तो ये 0 पे ट्रंकेट हो गया और 1 से लेकर n तक पॉइसन बन गया। तो नाम क्या पड़ा, ट्रंकेटेड पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ बताओ, क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर, क्लियर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, और आज हम एक छोटा सा प्रूफ और करवाएंगे। इसके बाद आज की क्लास वाइंड अप करेंगे। फिर अगली क्लास जब हम स्टार्ट करेंगे तो आपके मॉडल्स स्टार्ट हो जाएंगे। मॉडल्स मीन्स वो जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं। आज हम लोग करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस टाइम। आपको मैं थोड़ा सा रिकॉल करवा दूँ, जब हम लोगों ने बर्थ प्रोसेस की थी तो उसके साथ एक डिस्ट्रीब्यूशन किया था, कौन सा बताएंगे आप? बर्थ प्रोसेस के साथ हम लोगों ने किया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटर अराइवल टाइम। तो रिजल्ट में लिखा क्या गया था कि अगर बर्थ प्रोसेस पॉइसन को फॉलो करता है तो इंटर अराइवल किसको फॉलो करेगा, एक्सपोनेंशियल को। आज का जो रिजल्ट है वो भी इसी से मिलता जुलता है। आज के रिजल्ट में अगर डेथ प्रोसेस ट्रंकेटेड पॉइसन को फॉलो करती है, ट्रंकेटेड पॉइसन को फॉलो करती है, तो सर्विस, अब यहाँ पर अराइवल टाइम नहीं आ रहा है, यहाँ पर सर्विस टाइम आ रहा है। क्यों? क्योंकि डिपार्चर कब होगा, जब लोगों को सर्विस मिल जाएगी। तो लोगों को सर्विस देने में लगा हुआ समय का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? कैन यू टेल मी, गेस करो। चलो, ये ट्रंकेटेड पॉइसन है, इससे फर्क कोई नहीं पड़ेगा, इसका आंसर सेम रहेगा जैसा कि ऊपर का है। यानी ये भी किसको फॉलो करेगा, एक्सपोनेंशियल। तो कैसे हम इसका प्रूफ आपको करवाते हैं, ठीक है? तो प्रूफ करवाने के लिए सबसे पहले तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन पता होना चाहिए डिपार्चर का। तो डिपार्चर का डिस्ट्रीब्यूशन आप देख चुके हैं, और किसी समय टी पर PNT की जो वैल्यू आई थी वो यहाँ पर लिखी हुई है। हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है? तो ये है डिपार्चर का डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसका यूज़ करते हुए हमें सर्विस टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन बताना है, ठीक है? देखते हैं। तो एक रैंडम वेरिएबल सपोज करेंगे कैपिटल T, इसको कहेंगे सर्विस टाइम। T डिनोट द सर्विस टाइम, और ये रैंडम वेरिएबल है, जैसे कि कैपिटल X एक रैंडम वेरिएबल है, इसकी स्पेसिफिक वैल्यू स्मॉल x 0 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। तभी तो हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी कैपिटल X इक्वल टू x। अब मान लो स्मॉल x की वैल्यू 0 है तो हम 0 लिखेंगे,
रैंडम वेरिएबल लेकिन सब में रहेगा। अगर वैल्यू स्मॉल एक्स की 1 है तो 1 लिखेंगे। तो उसी तरीके से हमने सर्विस टाइम के रैंडम वेरिएबल को कैपिटल टी माना और इसके लिए जो स्पेसिफिक वैल्यू है उसको क्या मानेंगे, स्मॉल टी। अब अगर सर्विस टाइम का हम CDF सपोज करें तो क्या सपोज करेंगे, FT, और PDF सपोज करें तो क्या सपोज करेंगे, स्मॉल FT। अब एक प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल ग्रेटर देन दिस टाइम। इसका मतलब क्या होगा, रैंडम वेरिएबल इस पॉइंट से ज़्यादा हो जाए और ये कोई स्पेसिफिक पॉइंट है, इसका मतलब हुआ कि जो सर्विस टाइम था वो इस स्पेसिफिक पॉइंट से ज़्यादा हो गया। मतलब सर्विस टाइम इससे ज़्यादा होने का एक ही कॉन्सेप्ट है कि इतने समय में सर्विस नहीं मिली। इज दैट क्लियर? यस सर। तो हम इसको क्या लिखेंगे, जब सर्विस मिली नहीं तो कोई डिपार्चर होगा नहीं, तो हम इस टी ग्रेटर देन स्मॉल टी को लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नो डिपार्चर या नो डिपार्चर टेक प्लेस इन दिस टाइम टी। ओके, अब जब कोई भी डिपार्चर नहीं होगा तो सिस्टम में कितने लोग होंगे, तो सर्विस देते समय हमने इनिशियली सपोज किया था कि सिस्टम में n लोग हैं, तो सिस्टम में n लोग होंगे और इसकी वैल्यू क्या आई थी, e⁻⁻μt। बस, अब कुछ नहीं, अब सारा खेल आसान हो गया। अब आपको निकालना है CDF का फार्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल लेस आर इक्वल टू टी, और इसी को हम लिख सकते हैं -1 माइनस प्रोबेबिलिटी टी इज ग्रेटर देन टी, और इस ग्रेटर देन टी की वैल्यू को अभी अभी आपने निकाला e⁻⁻μt। सिमिलरली इफ़ वी डिफ्रेंशिएट दिस इक्वेशन वी गेट द PDF ऑफ सर्विस टाइम, और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, म्यू e⁻⁻μt, और ये बन गया सर्विस टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन जो कि एक्सपोनेंशियल को फॉलो कर रहा है विद पैरामीटर म्यू। क्लियर? और यहाँ पर टाइम टी की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0, जो कि किसकी कंडीशन होती है, एक्सपोनेंशियल की, x ग्रेटर देन 0, क्योंकि सर्विस तो तभी होगी जब टाइम 0 से आगे बढ़ेगा, इनिशियल कंडीशन को छोड़कर। ओके, तो अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि सर्विस टाइम का मीन क्या होगा, सर्विस टाइम का मीन क्या होगा, आप यहाँ से निकाल सकते हैं। पैरामीटर अगर म्यू है तो मीन क्या होगा, 1/μ, और अगर आपसे पूछा जाए सर्विस टाइम का वेरिएंस क्या होगा तो 1/μ²। ये एक्सपोनेंशियल के फॉर्मूले से आएगा जो कि आप डिस्ट्रीब्यूशन में प्रूफ कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम यहीं तक रखेंगे, और ये दोनों प्रूफ नोट्स में अच्छे से दिए हुए, आप यहाँ से देखिए, इनको कॉपी करिए और बनाइए। तो आज की क्लास यहीं तक, अगर कोई डाउट हो तो बोल सकते हैं। नो डाउट? सर हाँ बोलो। सर अगर सर जैसा कि कभी कभी ऐसा होता है कि कस्टमर आते हैं और वेट करते हैं, फिर उसको बिना सर्विस लिए ही वापस चले जाते हैं, तो उसके सर लिए उसके लिए एक काउंट अलग टर्म करेंगे या यूज नहीं, उसके लिए एक अलग टर्म यूज हुआ था, जॉकिंग, है ना। तो Yes, जॉकिंग sir, होने yes, के sir. केस में वो हम एरर में रखते हैं, उसको मानते ही नहीं है कि ये आए थे, है ना। यस सर, उसको ओके। मतलब प्रोबेबिलिटी के केस में कंसीडर, हम जब इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो आइडियल कंडीशन लेकर चलते हैं कि जो आया वो सर्विस लेके ही जाएगा, मतलब उस केस को ही कंसीडर नहीं करते हैं। यस सर, ओके। ओके, ठीक है। यस सर। तो अब अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे आपके मॉडल्स जो क्विंग थ्योरी पर बेस्ड है, और इन्हीं मॉडल्स पर बेस्ड क्वेश्चन ICS में आते हैं और आपके एग्जाम में भी आएंगे। तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू, जय हिंद।